हेलो दोस्तों, तो ठीक है। तो हम पिछला क्लास में पढ़ा रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उसमें बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन में बता दिए थे बहुत कुछ, और उसमें बताए थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और पिछला क्लास बोले थे कि उत्तल दर्पण में इमेज कहाँ बनता है और अवतल दर्पण में इमेज कहाँ बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आज सुनिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण में इमेज कहाँ बनता है और अवतल दर्पण में इमेज क्या कहाँ बनता है। उससे पहले आप लोग को हम एक बात बता दें फिर से, कि जो रियल इमेज बनता है उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है और उस वस्तु के पीछे हमेशा उल्टा होता है, और जो काल्पनिक इमेज बनता है उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता और वस्तु के पीछे हमेशा वो सीधा होता है। और सबसे पहले आज हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उस मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि वो मुख्य बिंदु क्या होता है। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले मानिए कि ये एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या बताए थे, गोला होता है जो दोनों दो भाग में बढ़ जाता है, एक कहलाता है उत्तर गोलीय दर्पण, कहलाता है गोलीय दर्पण। तो मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है और एक किसी यहाँ पे इसका, तो इसको सेंटर कहेंगे ना जी। एगो वृत्त बनता है तो इसको बीच में एक बिंदु होता है, उसको सेंटर कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं जिसको। तो यही गोलीय दर्पण का एक बीच में केंद्र है जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसे सी से डिनोट करते हैं। इतना दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यही आर को हम लोग को प्रूव करना होगा, ए बराबर r/2। इसको आगे प्रूव भी करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, आप लोग को हम इसके बारे में अलग अलग करके चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक जो गोलीय दर्पण हम अभी ड्रा किए थे बोर्ड पे, उसको दो भागों में बांट दें। दो भाग में बांटने के फलस्वरूप ये जो दो गोलीय दर्पण हुआ ना, एगो इस प्रकार का बन गया इसका स्ट्रक्चर, और एक तो इस प्रकार का बन गया। मान लीजिए इसका ये भाग रंग दिए और इसका ये भाग रंग दिए। हम कल ही बताए थे, जिसका आंतरिक भाग रजित किया होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो इससे हम लोग बोल देंगे उत्तल दर्पण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य पॉइंट फिगर में दर्शाना भी रहता है दोस्तों। आप लोग इस और क्या बोले थे कि जिसका बाहरी भाग रजित किया होता है यानी कि रंगा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इसको लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। आप लोग तो इतना समझदार हो गए होंगे कि आप लोग फिगर से ही समझेगा। और इसमें बताया गया है, हम क्या बताए थे, अब इसका सेंटर किधर होगा आप ही लोग बताइए। ये मान लीजिए कि कोई वृत्त का भाग है, तो इसका सेंटर किधर होगा आप लोग बताइए। ये तो यहाँ स्वाभाविक है कि इसका सेंटर इस तरफ तो कभी नहीं होगा, आप लोग खुद देखिए। क्योंकि गोलीय दर्पण इस प्रकार से रहता ना, इसका देखिए इस प्रकार से रहता तो इधर हो सकता था सेंटर, लेकिन जब ई ऐसे है मतलब कि इधर की ओर मुड़ा हुआ है, तो इसका सेंटर इधर होगा। ये तो स्वाभाविक है, आप लोग समझते होंगे। तो मानिए कि ये जो है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर इधर होगा और इसका सेंटर इधर होगा। तो ये जो है ना दोस्त, इसको क्या बोले, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यहाँ एक सेंटर है जिससे बोलते हैं हम लोग केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ से यहाँ खींच दो, और यहाँ एक बिंदु होता है जिसको हम लोग पोल कहते हैं इंग्लिश में, ध्रुव हिंदी में बताएंगे ये कैसे होता है। और इसके बीच में भी एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। और इसमें जो होता है ना दोस्त, इसका इमेज करते हैं। आप लोग क्या बताए थे कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें इमेजनरी बनता है यानी कि काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक बनाने के लिए हम लोग को कल्पना करना होगा कि इसका किधर होना चाहिए। तो इधर होता है ना भाई, तो इसका इधर बन जाता है। हम लोग होता है रियली में इधर, रियली में उत्तल दर्पण में इसका फोकस इधर होता है, वक्रता केंद्र इधर होता है, वक्रता त्रिज्या इधर होता है, सब कुछ इधर होता है। बट इसको हम लोग इधर कल्पना करते हैं और इधर ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर यहाँ पे है फोकस, और सेंटर यहाँ पे है, और इसका ध्रुव यहाँ पे है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्तल दर्पण में हम लोग कल्पना करने के बावजूद हम लोग इधर पा रहे हैं क्या चीज, इसका वक्रता केंद्र इधर यहाँ पे, और वक्रता फोकस यानी कि वो मुख्य बिंदु को इधर, मतलब कि वो केंद्र हुआ, ये फोकस हुआ, ये पोल हुआ। और इसमें रियल, और जो बताए थे अवतल दर्पण में सब कुछ रियल होता है यानी कि वास्तविक होता है। वास्तविक हुआ तो यहाँ पे बन गया सेंटर, यहाँ पे फोकस हो गया। तो आप लोग को इतना हम डिनोट करिए, और एक एक करके हम दोनों को एक साथ नहीं समझाएंगे क्योंकि इस पे जगह बहुत कम है, तो दोनों को हम अलग अलग अभी समझाते हैं।
इरेज करने के बाद मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है और उत्तर यह है इसका पोल है, और ये जो पोल है ना भाई, कहता है कि किसी गोलीय दर्पण का पोल वह भाग है जो किसी, समझिएगा पोल क्या है, पोल क्या है, तो कहता है कि किसी गोलीय दर्पण का पोल वह भाग है, ध्रुव वह भाग है जो उस दर्पण के एकदम मीडियम में होता है, यानी कि एकदम बीच में होता है, उस बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं। मान लीजिए कि ये जो मिरर है ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये ध्रुव वह भाग है जो इधर भी उतना ही लंबाई है, इधर भी इतना ही मुड़ा हुआ है जितना इस साइड मुड़ा हुआ है। आप लोग समझिएगा उस पोल क्या करता है काम। पोल का मुख्य काम ये है कि पोल वह बिंदु है किसी गोलीय दर्पण का जो दोनों को एक समान भाग में विभाजित कर देता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि जितना इधर गोल घुमा हुआ है उतना ही इधर घुमा हुआ है, ठीक। आप लोग ये समझ गए। और इसका वक्रता केंद्र तो आप लोग बताए थे कि किसी वृत्त में बीच में जो बिंदु होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए कि वक्रता केंद्र है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, और कहता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप लोग वक्रता त्रिज्या समझिएगा। कहता है कि पोल यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से समझिएगा, इसको फिगर पर ड्रा कर देता हूँ। कहता है कि वक्रता त्रिज्या इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इसको सी हो गया ये, जिसे बोलते हैं मुख्य बिंदु यानी कि केंद्र, केंद्र। आप लोग समझिए। देखिए हम बोले क्या, ये जो वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि किसी जो होता है किसी मतलब कि गोलीय दर्पण का वह बिंदु है जो पोल और केंद्र से मिलने पर एक लाइन बनता है, उस लाइन को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसमें एक बिंदु होता है जिसको हम लोग एफ कहते हैं। इसको एफ से इस प्रकार हम लोग फोकस को परिभाषित करेंगे, कहेंगे वक्रता त्रिज्या से समांतर जाने वाली रेखा, कहता है कि वक्रता त्रिज्या से समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। आप लोग समझिए कि मुख्य फोकस क्या कहें। कहता है कि वक्रता त्रिज्या तो ये हुआ, वक्रता त्रिज्या ये हुआ ना भाई। और कहता है कि वक्रता केंद्र मतलब कि इसको मुख्य फोकस को हम लोग परिभाषित करना है, तो कहता है कि वक्रता त्रिज्या के समांतर जाने वाली वह रेखा, वक्रता त्रिज्या के समांतर जाने वाली वह रेखा जो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो यानी कि देखिए ये जो वक्रता त्रिज्या है इसके समांतर गया एक रेखा, और जो इस समांतर हुआ गया ना भाई, जो परावर्तन के बाद इसका स्वभाव है कि फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये देखिए कौन बिंदु से होकर गुजरा है, फोकस से होकर गुजरा है, तो यही फोकस को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस। और जब फोकस है ना भाई, जिधर आर मान लीजिए इधर इतना दूर पूरा में आर है, तो इसका ये आधा होता है तो ये r/2 हो जाएगा, ठीक ना। और ये पूरा आर है तो ये इतना r/2 है, ठीक। मेरा कहने का मतलब है कि जो इस एफ हुआ यानी कि सी एफ और पी एफ आपस में बराबर होता है। सी एफ को बोलते हैं क्या चीज, सी एफ को बोलते हैं आर के आधा r/2, और इसको भी बोल देंगे क्या, एफ, यानी कि r/2 और r/2 और एफ आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग को पर आगे प्रूफ भी करना है, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को कहाँ बता रहे थे हम लोग, फोकस पे, और बता दिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और उसके बाद पोल भी बता ही दिए। तो इसके हम डिफिनेशन नहीं लिखाते हैं और आगे निकालते हैं सीधे। और अब बताएंगे कि इमेज कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। आप लोग फिर से इस बार एक बार इस सभी बिंदुओं के बारे में देख लीजिए। कहता है कि पोल का क्या काम है, तो पोल किसे कहते हैं, कहता है कि किसी गोलीय दर्पण का वह बिंदु जो उस दर्पण को समान भागों में बांटने का काम करती है उस बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। उसके बाद कहते हैं केंद्र। केंद्र तो समझिएगा कि क्या होता है,
कि किसी मतलब कि वृत्त का केंद्र आप लोग समझते हो वो बस केंद्र बतना ही है। और फोकस क्या है, तो वक्रता त्रिज्या के समांतर जाने वाली, वह वक्रता त्रिज्या के समांतर जाने वाली रेखा जो उस बिंदु से होकर गुजरती है परावर्तन के बाद, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं बस। और वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बस इतना ही 4 पॉइंट था हम लोग को इस पॉइंट बारे में मतलब छूटा हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं कि फिगर कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे वस्तु रख देंगे तो। और उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी वही प्रक्रिया, मान लीजिए उत्तल दर्पण के बारे में बता ही देते हैं आप लोग। इसका रियल में तो सी यहाँ रहता है और एफ यहाँ रहता है, बट इसको कल्पना करके हम लोग इधर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एफ है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एफ हो गया तो इसको सी हो गया, तो यहाँ पे पी हो गया। और मतलब मान लीजिए कि इधर है, तो इसमें क्या बताए थे कि इसमें जो रियली होता है एफ इसका इधर होता है, रियल में एफ इधर होता है, लेकिन हम लोग कल्पना करके इधर मान लेते हैं। तो रियली में एफ इधर है, तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन इधर हो जाएगा इसका, और लगेगा कि ये बिंदु जो है ना, ये इस बिंदु से होकर निकल रही है। नहीं लग रहा है कि ये रेखा यहाँ से आ रहा है, मतलब कि आप लोग कल्पना कीजिए, लग रहा है कि यहाँ से ये रेखा आगे निकल रही है। तो बस इसी प्रकार से होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है, कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, बस समझ जाइएगा। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आज हम आप लोगों को फिगर के बारे में चर्चा करने के बाद क्लास को एंड करेंगे। देखिए आप लोग, सबसे पहले उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में देखिए कोई वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका फिगर कहाँ बनेगा। आप लोग फिगर को ड्रा करते जाइएगा अपना नोटबुक में। सबसे पहले आप लोग समझिए उत्तल दर्पण को। यहाँ पे P है पोल जिसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए F है, और यहाँ पे मान लीजिए C है और ये अनंत है। तो सबसे पहले मानिए हम लोग कि सबसे पहले हम कोई बिंदु है जो अनंत पे है, मतलब कि बहुत दूर पे अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो अनंत पे है। तो मान लीजिए कि हम अनंत में कोई वस्तु को रखते हैं, रखने के बाद हम लोग जब इसे रेखा को गुजारते हैं यानी कि किरण को गुजारते हैं, तो दो गो किरण को हम लोग गुजार देते हैं। मान लीजिए कि एक समांतर किरण एक ई पट्टी से गुजार दिए और एक ठो ई पट्टी से गुजार दिए। तो हम क्या बताएं कि यदि समांतर किरण के बीच कोई समांतर किरण के मतलब कि क्या मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो इसका सवाल है, तो देखिए आप लोग मान लीजिए एक किरण समांतर जा रहा है, किसका, मुख्य अक्ष के, यानी कि इसका समांतर जा रहा है, इसका समांतर जा रहा है। तो हम बताए थे कि समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर आएगा, फोकस से होकर आएगा। तो इसका जो होगा ये फोकस से आएगा। ये भी समांतर जा रहा है, नीचे से समांतर जा रहा है, तो ये भी फोकस से आएगा। तो इसका वस्तु मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका यहाँ प्रतिबिंब क्या बताए थे, जब कोई वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलने के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उस बिंदु को उस स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इस बिंदु से निकला और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर टकराई, टकराने के बाद इस बिंदु पर आया ना भाई, तो आया तो यही जो बिंदु बना ना, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाया। तो आप लोग समझिए, लिखिएगा इसका मतलब कि एक तो स्टेटमेंट कहता है कि जब कोई समांतर किरण के बीच, जब कोई अधिक मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। पहला इसका ये हुआ, यानी कि मेन स्टेटमेंट इस लाइन को गुजारने का मेरा स्टेटमेंट ये है, कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और इसमें यदि हम अनंत में कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनंत में कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो आप लोग एक चीज, पहला नंबर को हम लोग बना लिए, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिए फटाक से। और सेकेंड नंबर पे आप लोग ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर में हम लोग चलते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा और कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखाएगा। यहाँ पे मानिए एफ है, यहाँ पे सी है और अनंत है, यहाँ पे पोल है।
हम तो पहला नंबर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे थे अनंत पे, अब अनंत और सी के बीच में रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, अनंत और सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट के रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ठो समांतर किरण गुजारते हैं भाई, और एक ठो हम लोग एफ से गुजारते हैं। एक नियम हम आप लोग को नहीं पढ़ा है, उस नियम के बारे में अभी तो इसको बताने के पहले ही चर्चा करें, क्या कि बहुत यूज है इस सब बत्ती में। एक नियम आप लोग देखिएगा, कहता है कोई भी दर्पण में, कोई भी गोलीय दर्पण में हम लोग को रेखा कहाँ से कहाँ गुजारेंगे तो लाइन कहाँ से कहाँ लौटेगी। मतलब कि जब हम कोई समांतर किरण गुजारेंगे, कोई फोकस से होकर गुजारेंगे, कोई केंद्र से गुजारेंगे, कोई ध्रुव पे से गुजारेंगे, तो हमारा जो किरण होगा कैसे लौटेगा। तो आप लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में समझिएगा, क्या कि अवतल दर्पण में रियल में हम लोग समझ में आता है, क्या कि अवतल दर्पण में जो बनता है रियल में बनता है, रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में जो बनता है काल्पनिक बनता है, तो खिंच आ जाता है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी एफ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे अनंत है। मानिए हम लोग पहले बता देते हैं आप लोग को, देखिए पहला नियम ये है ना भाई कि किसी भी कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ना, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ना, तो वह फोकस से होकर लौटेगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हम गुजार देते हैं और वो फोकस से होकर गुजार देते हैं, ये नियम बताता है। कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, पहला नियम कहता है। और दूसरा का नियम कहता है, एगो पहला हो गया, और सेकंड में आप लोग लिखिए, पहले लिख लिए होंगे, डिनोट कर लिए होंगे, तो सेकंड में बताते हैं तो। यदि हम कोई किरण फोकस से होकर गुजारते हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। तो मानिए कि कोई किरण फोकस से होकर निकल रहा है, आ रहा है, आपतित हो रहा है, यानी कि आ रहा है, तो इसका नियम कहता है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के मतलब कि मतलब फोकस से होकर आएगी किरण, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो ये समांतर ऐसे निकल जाएगी, पर सिंपल सी भाषा में दो ठो होगा। और थर्ड नियम देखिएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, क्या कि इसमें बहुत बार लोग लड़कन फंस जाता है कि इसी पे कैसे लौट गया। तो आप लोग 9 में एगो थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम को हम आज दिलाएंगे। मानिए कि कोई किरण है जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो कहता है कि कोई किरण यदि सेंटर से होकर गुजरता है तो वही लाइन पे लौट जाता है, यानी कि इधर से आ रहा है तो इधर ही यही लाइन पे लौट गया। तो लोग समझिएगा कि यही लाइन पे लौटता कैसे है। तो लाइन में एगो आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, 90 डिग्री सबसे छोटी रेखा होता है। मतलब कि कोई भी, मतलब कि क्या चीज था थ्योरम, उसको इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। कोई थ्योरम था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा था, लेकिन यही मेन लॉजिक इसका थ्योरम है। 90 डिग्री था ना, मतलब कि हाँ, आप लोग को बताए भी थे कि समतल दर्पण में जब 90 डिग्री का कोई भी लाइन पड़ता है तो वही लाइन पे मुड़ जाता है। आप लोग को ये बात बताए हैं पहले कि यदि कोई मिरर में 90 डिग्री बनाकर आ रहा है, पहले बताए ना पिछला क्लास में कि यदि कोई किरण 90 डिग्री मिरर पर बना के आ रहा है तो वही लाइन पे वो जो लौट जाएगा किरण, आप लोग को बताए। तो इसका मतलब यही है कि कजी हुआ, तो मतलब कि 90 डिग्री, देखिए सेंटर है, आप लोग वृत्त में पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण होता क्या, तो गोलीय दर्पण वृत्ताकार होता है, मतलब कि एक वृत्त का ही भाग है। तो वृत्त का प्रकार मतलब कि एक देखिएगा आप लोग 9 में एगो थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से यदि कोई यहाँ खींच देते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, त्रिज्या किसके साथ, परिधि के साथ। आप लोग यहाँ नहीं पढ़े तो 10 में जरूर पढ़िएगा, आप लोग को राहुल जी पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वही लाइन पे नहीं गुजरेगा भाई, क्या कि हम बताए थे कि यदि कोई मिरर के साथ कोई किरण 90 डिग्री बनाकर आ रहा है तो वही लाइन पे गुजर जाएगा, यानी कि वही लाइन पे लौट जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री के बना के आ रहा है,
ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है तो यही लाइन पे गुजरना इसका स्वाभाविक है। तो यही मेन इसका रीजन है कि यही लाइन पे गुजरता काहे है। मेन रीजन आप लोग को हम बता दिए हैं, बस यही इतना ही था। और एक तो और दूर से गुजारेंगे लाइन, और बस और इतना बताने के बाद जो चल रहे थे हम लोग फिगर पे वहां चलेंगे। 4-5 नियम छूट गया था, वही आप लोग को दिक्कत करता होगा, हम समझ रहे हैं। कहता है कि यदि कोई किरण ध्रुव के साथ जितना एंगल बना के आएगी, ध्रुव के साथ उतना ही एंगल बना के जाएगी। यानी कि यदि कोई किरण इस ध्रुव के साथ आ रहा है तो इतना ही एंगल बना के जाएगा। मतलब कि ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर होगा, ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर होगा, बस सिंपल सी भाषा में। ये हो गया आई, ये हो गया आर। बस मेरा कहने का मतलब है कि जितना डिग्री इधर मध्य एंगल बनेगा इसके साथ, उतना ही डिग्री इधर बनेगा इसके साथ। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर होना स्वाभाविक है। तो हम चल रहे थे कहाँ कि यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे अनंत है। तो हम क्या होते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु रखते हैं तो इसका फिगर कहाँ बनता है। तो मानिए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु है जिससे कोई किरण पहले नंबर प्रधान अक्ष के समांतर गुजर रहा है, तो इसको सबसे पहले प्रधान अक्ष के समांतर गुजार दीजिए। तो हम क्या बताए थे पीछे, अभी जस्ट बताए 2 मिनट पहले, कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो वह मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष से इसको गुजार दीजिए आप लोग। अब दर्शा दीजिए कि किरण किधर से आ रहा है। और दूसरा नियम क्या बताएं, दूसरा नियम ये बताएं कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर निकलता है। तो मुख्य फोकस से इसको गुजारिए या प्रधान अक्ष के समांतर लाइए। तो यहाँ पे मतलब वास्तविक में कटा है, तो ये जो इमेज बना, यानी कि ये जो बना यही इसका इमेज बना। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु अनंत और सी के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। मेरा कहने का मतलब ये था। आप लोग प्रतिबिंब को बनाना सीख लीजिए। पहला क्या था, यदि कोई वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। यदि कोई वस्तु अनंत और सी के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। अब थर्ड पे चलते हैं। कि गोरिया चांद के इंजरिया नियन गोर बाड़ू हो। ऐसी है। दो ठो बता दिए हैं कि एक तो अनंत पे रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत और सी के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और थर्ड में बताते हैं कि सी पर यानी कि केंद्र पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मानिए कि कोई वस्तु है जो केंद्र पर है, तो कहता है कि सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए कि सबसे पहले नंबर हम एक लाइन गुजार देते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर है। हम बताए हैं क्या कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो मुख्य फोकस से होकर आता है, तो इसको मुख्य फोकस से निकालिए फटाक से। और सेकेंड में बताए हैं, और सबसे लास्ट में एक चीज बताए थे, ये चीज भी बताए हैं आप लोग को